डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजीम अनवर, आपका बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 3 एंजाइम्स। लास्ट टाइम पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन एंजाइम्स का। एंजाइम्स के डिटेल्स बताई थी हमने आपको उस पूरे लेक्चर में। तो आज हमारे पास स्टूडेंट्स है कि को-फैक्टर एंड टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, के को-फैक्टर क्या होते हैं और एंजाइम्स के कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनका क्या नेम है, उनको हम डिस्कस करेंगे आज। तो आए स्टूडेंट इसकी आगाज़ करते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये एक कॉन्सेप्ट मैप होता है जो कि आपको एक कॉन्सेप्ट देता है। इसमें हमने को-फैक्टर को पढ़ना है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ को-फैक्टर को पढ़ना है, टाइप ऑफ को-फैक्टर को पढ़ना है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को-फैक्टर, एक्टिवेटर क्या होता है, टाइप ऑफ एंजाइम क्या होते हैं, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम से क्या मुराद है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम किस तरह होती है सेल में, और कुछ टर्म्स के दरमियान डिफरेंसेस भी होंगे, उसको भी हम देखेंगे। तो आए देख स्टार्ट करते हैं। को-फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट? बहुत से एंजाइम्स ऐसे हैं जिनको अपनी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए नॉन प्रोटीन हेल्पर मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। उनको हम कहते हैं क्या? को-फैक्टर। अब उनकी नेचर क्या हो सकती है? वो इनऑर्गेनिक मेटल आयन भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और वो नॉन एमाइनो एसिड फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। तो सिग्निफिकेंस क्या है स्टूडेंट को-फैक्टर की? अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में देखें कि को-फैक्टर जो है वो एक्ट एज ए ब्रिज करते हैं, वो एज ए ब्रिज इस्तेमाल होते हैं बिटवीन एंजाइम्स एंड इट्स सबस्ट्रेट, कि वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को एंजाइम के साथ करेक्ट ओरिएंटेशन में क्या करवाते हैं? अटैच करवाते हैं, बॉन्ड बनवाते हैं। दूसरी बात कि समटाइम्स बाज़ को-फैक्टर जो है वो केमिकल एनर्जी का सोर्स भी प्रोवाइड करता है ताकि केमिकल रिएक्शंस को ड्राइव करवाया जा सके एप्रोप्रिएट तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि एटीपी जो है वो एज ए को-फैक्टर फंक्शन करता है क्योंकि ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है केमिकल रिएक्शंस को ड्राइव करवाने के लिए, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो चैनल प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ एटीपी बाइंड करता है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है और आयंस और मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट को मुमकिन बनवाता है। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट कि को-फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने में भी इन्वॉल्व होते हैं। और लास्ट वन इज दी कि को-फैक्टर जो है वो एंजाइम के साथ टेम्पोरली भी बाइंड हो सकते हैं और कोवलेंटली भी बाउंड हो सकते हैं। अगर टेम्पोरली वो बाइंड करते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू करेंगे या आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होंगे एंजाइम के साथ, और अगर वो परमानेंटली अटैच होते हैं तो वो कोवलेंट बॉन्ड के जरिए क्या होंगे? परमानेंटली अटैच होंगे अपने एंजाइम्स के साथ। अब टाइप्स ऑफ को-फैक्टर, को-फैक्टर्स की दो टाइप्स हैं, इनऑर्गेनिक को-फैक्टर एंड ऑर्गेनिक को-फैक्टर। इनऑर्गेनिक को-फैक्टर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि ये लूजली अटैच मेटल आयन होता है जो कि एंजाइम के साथ बाइंड करता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आयन, जिंक आयन, कॉपर आयन, फेरस आयन। और ऑर्गेनिक में देखिएगा फर्दर दो टाइप्स हैं इसकी, के कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये कोएंजाइम क्या होता है? कोएंजाइम जो है ये लूजली अटैच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो कोवलेंटली अटैच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो कि प्रोटीन पार्ट, जिसको हम एंजाइम का नाम कह रहे हैं, उसके साथ बाइंड करता है। इनऑर्गेनिक को-फैक्टर क्या होते हैं? कुछ एंजाइम्स लूजली अटैच होते हैं मेटल आयंस के साथ, सच एज मैग्नीशियम आयंस, कॉपर आयन, जिंक आयन, फेरस आयन, और प्रॉपर फंक्शनिंग को परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो जिंक उसके साथ बाइंड करता है और डीएनए मॉलिक्यूल्स को बनाने में मददगार साबित होता है। उसके अलावा स्टूडेंट यहाँ बहुत से एग्जांपल कोड की गई है, उसको आप देखिएगा। और एक्टिवेटर क्या होता है? अगर को-फैक्टर एंजाइम से डिटैच हो जाए और वो इनऑर्गेनिक आयन हो तो हम उसको कहते हैं वो क्या है? एक्टिवेटर है। तो ये क्या है? डिटैचेबल को-फैक्टर इज कॉल्ड एक्टिवेटर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कोएंजाइम्स क्या होते हैं?
कोएंजाइम्स, अभी हमने कहा कि ऑर्गेनिक क्या है, कोफैक्टर्स हैं, कि कोएंजाइम्स आर नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज कोफैक्टर एंड आर लूजली अटैच्ड टू द प्रोटीन पार्ट, जिसको हम एपोएंजाइम का नाम देते हैं। कि एपोएंजाइम जो कि प्रोटीन पार्ट है उसके साथ नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लूजली अटैच हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्या, कोएंजाइम्स का नाम देते हैं। डायग्राम में देखिएगा स्टूडेंट्स कि देखें ये अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो कि अपने सबस्ट्रेट अल्कोहल के साथ बाइंड कर रहा है, लेकिन प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हो पा रही जब तक NAD जो कि कोएंजाइम है वो बाइंड ना करवाए इस सबस्ट्रेट को इसके एंजाइम के साथ। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, कोएंजाइम्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन्स, कि कोएंजाइम जो है वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं विटामिन्स के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, MCQs भी है, कि विटामिन्स आर यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम, कि कोएंजाइम आप विटामिन से बनाती है हमारी बॉडी। कि फॉर एग्जांपल किस तरह से, कि अगर आपने विटामिन B2 लिया है तो सेल उस विटामिन B2 को मेटाबोलाइज करेगा किसमें, FAD को एंजाइम में, और नियासिन विटामिन अगर आपकी बॉडी ने लिया है, इंटेक किया है, तो सेल उसको मेटाबोलाइज करेगा उस विटामिन B3 को किसमें, NAD को एंजाइम में। और दोनों NAD और FAD जो को एंजाइम्स हैं ये सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर में इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। और आप जानते हैं आपकी बॉडी जो है विटामिन को सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसलिए सप्लीमेंट्री आपको डाइट में विटामिन की स्मॉल अमाउंट को इनटेक करना पड़ता है, क्योंकि ये एंजाइम सिस्टम का क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं और कोएंजाइम बनाने में मददगार साबित होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिएगा कि सेलिएंट कुछ फीचर्स हैं कोएंजाइम के, कि कोएंजाइम जो है वो हीट स्टेबल होते हैं, हीट का इन पर कोई असर नहीं होता। और दूसरी बात, इनका जो मोलेकुलर वेट होता है वो कम होता है, और कोएंजाइम लूजली अटैच होता है एंजाइम के साथ। जब एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है तो ये एंजाइम से अलग हो जाता है और दूसरे रिएक्शंस में क्या होता है, इन्वॉल्व होकर उनको इनहांस करने में मददगार साबित होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये सेकंड टाइप है किसके, ऑर्गेनिक कोफैक्टर की। कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो होता है कोएंजाइम की तरह, लेकिन वो क्या होता है, टाइटली बाउंड होता है, टाइटली अटैच होता है किसके साथ, अपने एंजाइम के साथ। मींस कोवलेंट बॉन्ड के जरिए परमानेंटली अटैच होता है एंजाइम के साथ कौन, प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जाम्पल देखिएगा स्टूडेंट, ये जो आपकी हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन में हीम ग्रुप पाया जाता है जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जिसका आयरन हिस्सा होती है, और वो हीम ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवाकर ऑक्सीजन को क्या करता है, पूरी बॉडी में सप्लाई करवाता है। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स की जो है स्टूडेंट दो जनरल टाइप्स होती हैं, एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। एपो एंजाइम को देखिएगा कि ऐसा एंजाइम जिसके साथ उसका कोफैक्टर अटैच ना हो और सिर्फ प्रोटीन पार्ट ही हो, तो उसको हम कहते हैं वो क्या है, एपो एंजाइम होता है। और ये एक इनकम्प्लीट एंजाइम होता है और इनएक्टिव एंजाइम होता है। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम होलो एंजाइम की बात करें तो होलो एंजाइम, होलो मींस कंप्लीट, होल, इंटायर, तो ये ऐसे एंजाइम हैं कि ऐसी एक्टिवेटेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जिनके साथ अटैच हैं क्या, उनके कोफैक्टर, उनके कोएंजाइम वगैरह नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है किसके साथ, प्रोटीन पार्ट के साथ, उसको हम कहते हैं होलो एंजाइम। कि अगर एपो एंजाइम के साथ कोफैक्टर या नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच है तो उस एंजाइम को क्या कहते हैं, हम होलो एंजाइम का नाम देते हैं। और होलो एंजाइम जो है वो कंप्लीट एंजाइम होता है और एक्टिव एंजाइम होता है और फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या है, होलो एंजाइम है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, अगर आप एपो एंजाइम में करेक्ट कंसंट्रेशन ऐड कर दें किसकी, कोफैक्टर की, तो उसकी एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी क्या होती है, बहाल हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं क्या, फिर वो होलो एंजाइम बन जाता है।
तो स्टूडेंट ये डायग्राम देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर कि एपो एंजाइम दिखाया गया है और को एंजाइम को दिखाया गया है कि एपो एंजाइम जब को एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है, जो कि एक को फैक्टर है को एंजाइम, जब वो एपो एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो एक होलो एंजाइम क्या होता है, बनता है, जो कि कैटालिटिकली क्या होता है, एक्टिव और कंप्लीट एंजाइम होता है। ये स्टूडेंट ये एंजाइम को देखिए, सिंपल एंजाइम है और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स हैं। सिंपल एंजाइम हम ऐसे एंजाइम्स को कहते हैं जिनको किसी नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत नहीं होती और उनकी एक्टिव साइट में मौजूद एमाइनो एसिड कंपोनेंट ही इनफ होते हैं कैटालिसिस के पर्पस के लिए। और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल एंजाइम्स को देखिएगा कि ऐसे एंजाइम्स जिनके साथ उनके कोफैक्टर इन्वॉल्व हों, कि प्रोटीन पार्ट के साथ अगर कोफैक्टर अटैच है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम का नाम भी देते हैं। और नॉन प्रोटीन पार्ट आप जान चुके हैं कि 3 तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक मेटालाइन हो सकता है, वो कोएंजाइम भी हो सकता है और वो प्रोस्टैटिक ग्रुप भी हो सकता है। स्टूडेंट सेल में एंजाइम की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है कि सेल में जो एंजाइम्स हैं वो सेल में भी मौजूद होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में भी मौजूद होते हैं और सेल के मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स के साथ बाउंड भी होते हैं। पहली बात मैं आपको एग्जांपल दूं कि साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले एंजाइम जो हैं वो ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होते हैं। वो एंजाइम्स जो कि ऑर्गेनल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिनको हम सब सेलुलर ऑर्गेनल्स कहते हैं, सेल के ऑर्गेनल्स का नाम देते हैं, तो वो एंजाइम जो है वो सेल में प्रोड्यूस होते हैं और सेल में या नियर देयर प्रोडक्शन क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट अब देखिएगा कि वो एंजाइम्स जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं वो हिस्सा होते हैं किसका, क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं। और वो एंजाइम जो कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन का हिस्सा होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, तो वो मौजूद होते हैं किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। और वो एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में और वो इंटेग्रल पार्ट होते हैं, वो मेन कंपोनेंट होते हैं किसका, राइबोसोम्स का। ये स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के तौर पर आपके पास आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकता है कि एंजाइम की डिस्ट्रीब्यूशन सेल में किस तरह से की गई है। तो स्टूडेंट ये आपने डिफरेंस देखने हैं, आपकी आसानी के लिए मैंने मजीद डिफरेंसेस ऐड किए हैं कि एंजाइम को एंजाइम में क्या फ़र्क होता है। उसके अलावा आप देखिएगा कि प्रोस्टैटिक ग्रुप और को एंजाइम में क्या फ़र्क है। फिर आप देखिएगा को एंजाइम और को फैक्टर में क्या फ़र्क होता है। तो स्टूडेंट लास्ट में एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में क्या फ़र्क है। ये डिफरेंशिएटिंग टर्म्स हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको आएंगी। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने ग्रेट पेरेंट्स का ख्याल रखें और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपका हाफिज़ और नासिर हो, अल्लाह ताला आप पर रहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।